जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेरे कल क्लासेस। दिस इज एफकेट एग्जाम स्ट्रेटजी। आपको पता है कि आपके पास मुश्किल से 30 दिन बचे, हार्डली 30 डेज आर लेफ्ट विद यू। तो इन 30 दिनों में हम क्या ऐसा करें कि एग्ज़ाम का जो हुआ है एक तो वो ख़त्म हो और उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जिससे धुआं किया जा सके, उस स्ट्रेटजी के साथ कि इन्हीं लेस देन 30 डेज़ में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम के कम से कम जो जीएस वाले सेक्शन हैं, बाकी सेक्शंस की सभी हमारी तरफ से स्टडी जा चुकी है आप लोगों के लिए। एक जीएस वाला जो सेक्शन है कम से कम उसमें आप बेटर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस में, एफकेट एग्जाम है आपको पता ही है, और हम एफकेट फर्स्ट 2024 की बात कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल 16-17 से स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत समय आपके पास है नहीं, तो बहुत समय नहीं है, इसलिए आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की आवश्यकता है और वही हम आपके सामने एक प्रेजेंट कर रहे हैं और आप पाएंगे कि दैट वाज मोर हेल्पफुल। एफकेट्स के बारे में हमारे सामने बच्चा कुछ मिथ्स हैं, देयर आर सम मिथ्स एंड प्रेवलेंट मिथ्स हैं, उनको प्रेवलेंट मिथ बोल सकते हैं। प्रेवलेंट मतलब दिमाग में घुसे हुए हैं, वो बिल्कुल भूत की तरह घुसे हुए हैं कि सर ऐसा ही होता है। मैं कई बार एफकेट के बच्चों को, मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स एफकेट के, मैं क्लास में ये बात डिस्कस करते हुए बोलता हूँ, शांत करना बहुत मुश्किल होता है इस बात को कि सर क्या मिथ्स हैं, देखो क्या मिथ्स हैं। पहला मिथ्स देखें कि सर जो एफकेट का एग्जाम पैटर्न है ना, वो हमको समझ ही नहीं आता है क्या है कैसे है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। मतलब एक्चुअल में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। उनके दिमाग में एक हवा बना हुआ है, एक बिल्कुल बहुत बड़ा मिस्टेक जो अपनी लाइफ में वो करते हैं। क्या एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या हुआ है, सबसे बड़ा हुआ ये है कि सर लोग ऐसा कहते हैं, क्या व्हाट डू पीपल से, लोग कहते हैं कि सर ओनली वन लाइनर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एफकेट एग्जामिनेशन। तो लोग क्यों कहते हैं भाई, जाइए एफकेट की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से प्रूफ निकालिए कि आपको वास्तव में वन लाइनर्स एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, कितने पूछे गए हैं। अगर आप पूरे पेपर पूरे 20 क्वेश्चंस में से देखेंगे तो एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस वन लाइनर नहीं है। और ऐसा ही नहीं है, ऐसे वैसे वन लाइनर नहीं है, वो कैसे वन लाइनर है, ये देखो वन लाइनर, इसको बोलते हैं वन लाइनर। क्या बोले थे सर, वन लाइनर पूछा जाता है ना। तो पहले तो उस मिथक, ये जो मिथ है ना आपके दिमाग में जो भरा हुआ है कि सर वन लाइनर आता है, कहाँ है वन लाइनर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एफकेट साइट पे जाएंगे, आप वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज द रीजन आर। और असर्शन ये दे रखा है, रीजन ये दे रखा है। क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा लीजिएगा आप, ठीक। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, सॉल्व आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ये लो, choose the most appropriate answer. A is false but R is true. A is true but R is false. Both A and R true. But R is not the correct explanation of A. Both A and R are true. And R is the correct explanation of A. This is the क्वेश्चन ऑफ एफकेट एग्जाम। जाइए वेबसाइट पर, आपको बताया वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और तब आपको ये पता चलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, तब आपको पता चलेगा। असर्शन में कहा गया है प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। बिल्कुल बात सही थी, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के लीडरशिप में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ। बिल्कुल सही है। कारण क्या है, साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी मेंबर नहीं था, इसलिए विरोध चल रहा था। हाँ, तो बिल्कुल ए इज करेक्ट, A is correct, R is correct, and R is the correct explanation of A. It means option D is correct. समझे? तो आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को बहुत अच्छे से। और क्या कहते हैं लोग कहते हैं सर ओनली स्टैटिक जी की आस्क्ड इन एफकेट एग्जाम, सिर्फ स्टैटिक जी की आती है ना, बस वही वो पता नहीं कौन सी किताब है, छोटी मोटी किताबियाँ पढ़ते रहते हैं, मतलब किताबिया टाइप का। अगर ठीक ठाक ढंग से एक एमकेसी जैसे इंस्टीट्यूट का कोई बुक ही पढ़ लेते ना, ठीक से पढ़ लेते और जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ लेते हैं, तो ये जो ओनली स्टैटिक जीके वाला जो पूछी जाती है ना, ये ख्वाब है ना आपके दिमाग में, ये फालतू की बातें कम से कम आपके दिमाग में नहीं रहती, ठीक है। तो इन फालतू की बातों को दिमाग से कैसे निकालना है, और उसके लिए आपको हम समझा देते हैं कि कैसे निकलेगा। देखो, ओनली स्टैटिक जीके नहीं आता बच्चा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन विच जियोपॉलिटिकल रीजन। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि इन विच जियोपॉलिटिकल रीजन, एंड आप में से बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स तो ऐसे होंगे भाई
कि जो जियोपॉलिटिकल रीजन क्या होता है इस बात को भी समझने में प्रॉब्लम कर जाएंगे। इन विच जियोपॉलिटिकल रीजन डज द कंट्रीज पार्टी टू साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट आर लोकेटेड। वो कह रहा है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रीजन है जिसमें साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट चलता रहता है, वो साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है वो किस क्षेत्र में चलता है? इंडो पैसिफिक, इंडो अरेबिक, एशिया अटलांटिक, ऑस्ट्रेलेशिया। कुछ नहीं तो ऑस्ट्रेलेशिया नहीं सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया प्लस एशिया, इंडो पैसिफिक यानी कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट प्लस पैसिफिक ओशियन वाला रीजन, इंडो अरेबिक यानी इंडिया प्लस अरब, एशिया अटलांटिक यानी एशिया और अटलांटिक वाला क्षेत्र। यही नहीं पता होगा कुछ लोगों को तो, है ना। सच बात यह है कि वास्तव में जो साउथ चाइना सी है वो कहाँ है? इंडियन ओशियन और पैसिफिक जो क्षेत्र है उस वाले रीजन में आता है। और ये बहुत करंट का इशू रहता है, बहुत करंट का। जो थोड़ा बहुत पढ़ता है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है, कम से कम उसको समझ में आएगा कि क्या है इंडो पैसिफिक रीजन। एंड इंडो पैसिफिक रीजन हैज़ बीन डिफाइंड अवर फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स मैनी अ टाइम्स। कई बार उन्होंने डिफाइन किया है, कई बार उन्होंने बोला भी होगा, लेकिन हम मंत्रियों को थोड़ी सुनते हैं। हम बस क्या है, हम चुटभइयों टाइप की सुनते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे। बस ऐसे ही सर ने बता दिया है इतना स्कोर हो जाता है, सर ने ये बता दिया था। भाई किस सर ने क्या बता दिया था? कभी अपने अंदर देखा है कि हम खुद का कभी असेसमेंट कर लेते, कभी मॉडल पेपर डाउनलोड करके देख लेते? कभी तो करते, है ना। अगर कभी करते तो ये हाल नहीं होता। सच बात यही है। आपके दिमाग में ये फालतू के फितूर न पलते। प्रूफ आपको दिया है ना। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक, बिना स्ट्रेटजी कुछ होता नहीं है। अभी तक हम लोग रैंडम स्टडी करते आए हैं, और वो कम से कम इन 30 दिनों में रैंडम स्टडी मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट भी फिर एकदम रैंडम आता है और आपके ऊपर से जाता है ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जाता है। ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल चाणक्य वाली रणनीति चाहिए, और ये है हमारे पास चाणक्य महोदय। ऐसी रणनीति चाहिए जो पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य को, यानी मौर्यन एम्पायर को क्रिएट कर सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य कोई ऐसे ही नहीं बनता, उसके पास चाणक्य जैसा एक व्यक्ति होना चाहिए। और बिल्कुल हम यहाँ आपके लिए पूरी की पूरी टीम एक चाणक्य का रोल प्ले करने वाले हैं। जस्ट यू शुड हैव गट टू क्रैक द एग्जाम विद इन दीज 30 डेज। बस इन 30 दिनों में आपके अंदर वो गट होना चाहिए, आपके अंदर वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझदारी का भरा एक जज्बा होना चाहिए जो कुछ कर सकता है। वैसी स्ट्रेटजी के साथ बस हमको काम करना है। ठीक, तो कौन सी वो क्या स्ट्रेटजी? सबसे पहले बात तो ये है कि देखो भाई, एकदम से रटना बटना एकदम बंद कर दो। कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक भी सवाल बिना मतलब ऐसा नहीं है कि जो अब रटेंगे नहीं तो होगा नहीं। सारे के सारे सवाल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस हैं। थिंकिंग एंड थिंकिंग। आप बस खुद से चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना सीखो। इंटरकनेक्ट जैसे जब भी आप पढ़ते हैं करंट अफेयर, साउथ चाइना सी पढ़ते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो सच में इस बात को कोई बताएंगे कि ये पूरा का पूरा रीजन इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। तो वो आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं। वहाँ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है, भले ही एकदम मर्ज नहीं होते हैं उस जगह पर, लेकिन रीजन वही आता है। तो अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो सवाल भी नहीं होगा हमसे। ठीक, रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सच में सवाल कैसा पूछा जाएगा, है ना। कौन सा सवाल पूछा जाएगा इस बात की गारंटी नहीं, कैसा पूछा जाएगा ये तो बताया जा सकता है। खैर ठीक, तो कौन सा पूछा जाएगा, स्टॉप, बिल्कुल इस बात को रोक दीजिए, रटना बंद करो। बी थिंकिंग क्रिएचर, यानी एक बार सोच तो लो, कभी सोचने की कोशिश तो करो कि क्या किया जा सकता है, क्या आंसर हो सकता है। जीएस में हम लोग क्या करते हैं, जीएस को बस इतना समझते हैं कि सर वो तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। नहीं, आता तो सबको, किसी को कुछ नहीं है। फिर ठीक, मामला जितने भी कितने बड़े एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी के तक के हो, कुछ भी हो, सब में सिर्फ याद करने से काम नहीं चलता। चल रहा होता तो सिर्फ रटने वाले ही सब कुछ बन सकते थे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा। फैक्ट्स ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, है ना, इट्स वेरी नेसेसरी। पूछे जाते हैं, लेकिन सिर्फ वही पूछे जाते हैं ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसी से सिलेक्शन नहीं होता, आपको कुछ और भी करना होता है, और सोचने की क्षमता विकसित करनी होती है। एंड यू विल हैव टू डेवलप अ थिंकिंग एबिलिटी, एंड फॉर दैट यू मस्ट बी अ थिंकिंग क्रिएचर। और उसके लिए आपको थिंकिंग क्रिएचर होना होगा। सोचो जो आपने पढ़ा है वो कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे सवाल और पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं। डोंट स्ट्रे, इधर उधर मत भटको, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमकेसी आपके लिए सिंगल हैंडेड एक सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। मतलब सिर्फ एक, कुल मिला के देखा जाए तो जहाँ भी हकीकत बात यह है कि इसमें प्रॉपरली कोई काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको एक फोकस होना पड़ेगा, और वो भी इस मामले में फोकस होना पड़ेगा। शादी पार्टी विवाह ये सब छोड़ दीजिए, इधर उधर की सारी बातें छोड़ दीजिए। बस इन्हीं 30 दिनों के अंदर, और लेस देन 30 डेज़ हैं, इन्हीं कम से कम दिनों के अंदर आप अपने आप को एक जगह क्लोज कर लेते हैं, अपने आप को फोकस कर देते हैं एग्जाम पर, तो किसी में दम नहीं है जो आपको क्रैक करने से रोक पाएगा। ठीक, आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आसानी से।
फोकस का मतलब इस बात पर भी है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और उस पर पूरी तरीके से उसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्योंकि आपने जो बनाया है, आपको पता है कि, क्योंकि मैं आपके अंदर वहाँ घुस के नहीं देख सकता, आपको पता है कि आप किस पॉइंट पर वीक हैं। उस पॉइंट को जहाँ से वीक हैं वहाँ पर थोड़ा सा अभी मेहनत कर लीजिए, 4-5 दिन कर लीजिए बस। उसके बाद आपके पास सिर्फ कुछ टाइम नहीं बचेगा, सिर्फ रिवीजन 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 रिवीजन, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। आगे हम लोगों ने इस पर बात की है, क्या बात की है, देखो उसके लिए और क्या करना है आपको, हालांकि सभी मुद्दों पर हमने आगे बात की हुई है। क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे, क्या करना है। करना यह है कि पहली बात तो हमारी जो क्लास चलती रहती है NDA AFCAT CDS वाले चैनल पर क्लास चलती है। MKC की जो चैनल है उस पर देखो हमने क्लास का एक पिक लगाया हुआ है। कभी भी क्लास को मिस मत करो, क्योंकि एक क्लास के अंदर बहुत कुछ दिया जाता है। ठीक, आप जो स्वयं से पढ़ते हैं हो सकता है वो आप 10 घंटे में पूरा करेंगे। हम यहाँ पर कुछ ही 2 या 3 घंटों में आपको 15, 20, 24 घंटे तक का, आप 24 घंटे स्टडी करेंगे, मतलब प्रॉपर 24 घंटे। वो तो तुम कई दिनों में कर पाओगे ना, करते हैं। सच बात यह है कि उतने टाइम को हम बहुत कम समय में आपके सामने डिस्कस करके रखते हैं, इसलिए क्लास को मिस ना करें। दूसरी बात यह है कि फटाफट अपना एक स्टडी प्लान बनाएं, और अभी बनाएं। क्लास को देखने के बाद जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत बनाएं। समय बहुत गुजरा नहीं है, लेकिन समय बचा भी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडी प्लान बनाते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, नहीं तो मैं आपको अंत में बताऊंगा क्या क्या करना है, अंत में बताऊंगा। लेकिन आप खुद से एक स्टडी प्लान बनाएं और फिर उसके साथ उसे क्या करें, जॉट डाउन करें। सेकंड, जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रैक्टिस मोर एंड मोर विद PYQs। देखो इधर उधर के जो मॉक है ना, फालतू के, कुछ भी लोग मतलब मॉक में कुछ भी करा देते हैं, कुछ भी करा देते हैं, फालतू में इधर उधर मत उलझना है। ठीक, हमारे यहाँ पर मॉक लैब चलता है, वो क्लास जो था एक तो ये था, मॉक लैब का भी उसी चैनल पर चलता है। प्रॉपर रिसर्च के साथ वहाँ पर क्वेश्चन जाते हैं, उसमें PYQs भी शामिल होते हैं, और आपको PYQs एकदम रट लेना चाहिए एकदम। वैसे मैं रटने के लिए मना करता हूँ, लेकिन कम से कम जो पूछे गए हैं कम से कम उनको तो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये वो वेपन्स हैं जो सबके पास हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले नेल डाउन होना पड़ेगा, आपको सबसे पहले झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई बाकी के लोग इसे गलत नहीं करेंगे, लेकिन आप गलत कर दोगे PYQs को। फिर तो PYQs गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। 4, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट ऐसे लगाइए कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उतने ही समय में उतने ही टाइम फ्रेमवर्क में सवाल होने चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब है कि हम रेस से बाहर हैं। आपको आता कितना भी हो, अगर आप टाइम लिमिट में काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको टाइम लिमिट में काम करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना है। लिमिट योर रिसोर्स, है ना। अपनी चीज़ों को, बुक्स को, टेबल को खाली कर लीजिए। जो पढ़ना है सिर्फ पूरे दिन वही रखिए। सिर्फ एक अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, फालतू कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए बिल्कुल, और नेवर पैनिक। इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि क्या होगा सर, क्या नहीं होगा, क्या होगा वो तो देखा ही जाएगा अब। लेकिन जो नहीं होना चाहिए हमको वही करना है। क्या कि हमको ऐसा ना हो कि हमको निराशा हाथ लगे, डिजेक्शन फील हो, वो ऐसा कभी ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पैनिक नहीं होना है, अभी मेहनत करनी है। क्योंकि जब आप माइंड से फ्री होंगे तो आप मेहनत कर पाएंगे। टेक सम रेस्ट, मतलब बीच बीच में ज़रूर रेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सुबह से आज सर बस अब तो मैं पेपर फाड़ दूंगा, बस अब सर अब देखो सर मैं क्या करता हूँ। और ऐसा नहीं करना है कि फिर ऐसा करते करते आपने 2 दिन किया, 2 दिन 3 दिन बाद फिर पता चला 3 दिन तक तबीयत आपकी ख़राब होगी। हेल्थ डाउन नहीं करना है। और इसीलिए हमको क्या करना है, कुछ समय पढ़ने के बाद, कम से कम 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद रेस्ट आपको ज़रूर लेना है। समझ में आया? रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जैसा भी आपकी इच्छा हो। लेकिन ऐसा नहीं कि पता चला अगर रेस्ट में 2 घंटे रेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा दिक्कत हो जाएगी। फिर बस समझ में। प्रॉपर सेट डेडलाइंस, अपनी टारगेट फिक्स कर लीजिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टारगेट फिक्स कीजिए कि आज इतना खत्म करना है। अगर इतना हो, जितना पहले दिन पता चल जाएगा आप कितना कर पाते हैं, फर्स्ट डे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक, पहले सेट जो डेडलाइंस हैं अपनी सेट कीजिए कि इतने समय में ये कर देना है, इतने में ये कर देना है, इतने में ये कर देना। नहीं हो रहा तो छोड़ो, अगले पे करो, अगला फॉलो करो। बस समझ में आया? एक के चक्कर में मत पड़ जाना है कि नहीं अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और एक दिन की डेडलाइन अगर कंप्लीट नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगले दिन की कंप्लीट करो। बस समझ में आया? लेकिन सारे के सारे इस तरीके से सेट डेडलाइन सेट करो, इस तरीके से लिमिट सेट करो कि इतने में ही कंप्लीट करना है, इतने में ही रिवीजन करना है, सब कुछ करना है इतने में ही। बस समझ में आया? डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। बिल्कुल सबसे फंडामेंटल बात यह है कि हर चीज़ के चक्कर में मत पड़ो। जो चीज़ काम की है सिर्फ उसी के चक्कर में पड़ो। बात समझ में आया? व्हाट इज़ वर्केबल फॉर यू एंड व्हाट इज़ क्रिटिकल टू यू, ये आपको पता चल जाएगा कि अपने आप अपनी तैयारी अब तक की होगी तो आपके लिए क्या काम किया, आपके लिए क्या काम कर सकती है, आपके लिए क्या क्रिटिकल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट छोड़ दो, है ना। क्रिटिकल मतलब जिसके बिना कुछ संभव नहीं है पेपर में कुछ भी करना, वो क्रिटिकल चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। बी मोर कॉन्फिडेंट। हमेशा कोई कह रहा है कि अरे तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहा, उससे कहना कहा ठीक है भाई पेपर में देखेंगे, तो अपना पर मैं अपना देखता हूँ, और फिर अपना देखना है। बस समझ में आया? लोगों को जवाब भी देना है, रीड करना है, रिव्यू करना है, यानी जो पढ़ा है फिर शाम को जब कम से कम आप
आपका जो भी टाइम हो पढ़ने का, लेकिन आप सोते समय आप ज़रूर इस बात को देखें, एक बार रिकॉल ज़रूर करें कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। और सुबह जब भी आप नेक्स्ट टाइम सुबह हो दोपहर हो जब भी आप उठते हो, मुझे नहीं पता है कि कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में, कुछ लोग दिन रात दोनों पढ़ते हैं, तो जब भी आप पढ़ें और फिर से जब नेक्स्ट डे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक बार जो आपने पिछली बार पढ़ा है वो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपने जो 24 घंटे में 10 घंटे में तैयार किया है वो अगले आप 10 मिनट में देख सकते हैं कि मैंने ये पढ़ा था। और जब एक बार देख लेते मैंने ये पढ़ा था तो उसमें से ऑलमोस्ट 90% चीज़ें फिर से वापस रिकॉल हो जाती हैं। सिर्फ देखने की बारी होती है। बस हम मिस क्या करते हैं, चलो कुछ नया पढ़ लेते हैं, वो तो हमको याद ही है। 10 मिनट देख लोगे ना तो वो हमेशा याद रहेगा। फिर तो देखिए ज़रूर, रीड करो, रिव्यू करो, और उसके बाद देखो हमारी तरफ से क्या आपको मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। जो पॉलिटी है, सबसे ज़्यादा एफकैट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पॉलिटी से आए हुए हैं, पॉलिटी नेशनल मूवमेंट से आए हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है कि जो पॉलिटी वाला सेक्शन है आपको स्पेशली फोकस करना है। मैं सारी पॉलिटी की बात नहीं करूँगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ दिया गया है। उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ की जो 22 पार्ट्स हैं संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो देखने हैं। शेड्यूल्स देखनी है, जो 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, उनको देखना है। फंडामेंटल राइट्स प्लस QPSP नहीं है, DPSP है प्लस FD यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीन को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है वो कैसे होती है वो देखनी है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ही जाएंगे आप, और उसके बाद पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो होती है वो कैसे होती है। तो इन सब पे हमको गौर करना है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट आप सेंट्रल गवर्नमेंट से समझ जाएंगे थोड़ा बहुत। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, थोड़ा बहुत हम पढ़े ही होते हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम सीरियस नहीं थे, ठीक है, सीरियस नहीं थे तो हम एग्जाम भी नहीं दे रहे। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए सच में एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, जो लोग पहले से भी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट में ज़्यादा फोकस कहाँ रखना है आपको, बहुत रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स निकाला हुआ है। अवार्ड्स पर फोकस करना है। अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं, स्पेशली लिटरेरी अवार्ड्स और स्पोर्ट्स इवेंट पर आपको देखना है कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स इवेंट हुई हैं जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट हैं, और कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैं उससे भी एफकैट ने कई बार सवाल पूछे हैं और भर भर के सवाल पूछा है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको कम से कम 3 इन इवेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं नेशनल इंटरनेशनल फालतू वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं 3 पे मुख्य फोकस करने को कर रहा हूँ। फोकस रहना है, डोंट स्ट्रे, फोकस, बी फोकस। उसके बाद देखें आप, अगर देखें हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में हमारे पास क्या है, हिस्ट्री में देख लें हमारे पास क्या है। हिस्ट्री में देखो, बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म आप कंप्लीट करेंगे एंशिएंट इंडिया में, बिल्कुल करेंगे, और अशोक स्पेशली पढ़ेंगे। उसके बाद आपको नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करना है 1885 से, यानी 1885 यानी कांग्रेस वाले इस्टेब्लिशमेंट से, ठीक। फिर उसके बाद उस पर भी नेशनल मूवमेंट पर भी आपको कहाँ फोकस करना है, गांधी बाबा पे, क्योंकि गांधी बाबा को चाहे लोग कितनी भी गालियाँ दे लें, एग्जामिनर गालियाँ नहीं दे सकता, और इतने सवाल पूछता है कुछ कहा नहीं जा सकता। बात समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा इसमें वो है ज्योग्राफी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एफकैट में पूछे गए हैं लिथोस्फीयर से। उसके बाद आता है नंबर एटमॉस्फेयर का, हालांकि सेकंड थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर का। फिर इंडिया का जो फिजिकल फीचर है, जैसे कि प्लेन्स है, पासेस हैं, ठीक है, प्लेन्स है, पासेस हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, और रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। और इकोनॉमिक फीचर्स, जैसे इंडिया में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, जैसे इकोनॉमिक में कि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स, ओके। जैसे इंडिया किस देश के साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, कौन सी इंडिया चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कौन सा गुड्स इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ठीक, किस देश के साथ हमारा ज़्यादा है सबसे, तो डेस्टिनेशन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो कुछ ऐसे ऐसे जो बुलेट पॉइंट हैं, कुछ ऐसे ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है, ठीक है। अब आप समझें कि हमको क्या करना है, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। व्हाट विल वी डू फॉर यू, यानी विल का यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब वे आर सेइंग विद सम सर्टेनिटी, कुछ निश्चितता के साथ कहा जा रहा है। हमारे ऑलरेडी मॉक लाइव चल रहा है, उसको ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। 5 PM पे स्टार्ट होता है डेली, और वो भी फ़िलहाल मेन चैनल पर चल रहा है। तो आप MKC वाले मेन चैनल पर जा करके वहाँ काम करेंगे। इसमें हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, हार्ड वर्क फॉर यू। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए MKC और MKC की पूरी टीम तैयार है। आपको क्या मिलने वाला है, अंतिम रूप से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं, आप जो बताया है ठीक वैसा ही फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये स्ट्रैटेजी ऐसी थी जिस स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल डेडलाइंस को सेट कर लेते हैं, अपना टाइम लिमिट कर लेते हैं, अपने रिसोर्स लिमिट कर लेते हैं, मल्टीपल रिविजन करते हैं, बार बार रिविजन करते हैं। एक राज की बात है ये, क्वेश्चन इसीलिए गलत नहीं होते कि हमने पढ़ा नहीं था, पढ़े हम बहुत कुछ होते हैं, क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि सर हमारा रिवीजन नहीं था। अंत में हम यही कहते हैं कि सर कुछ गलत हो गया, मैं यह रिवीजन नहीं कर पाया, तो प्लीज़ वो एक्सक्यूज फालतू वाला मत देना लास्ट में आकर के, है ना। वो लास्ट एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि सर मैं रिवीजन नहीं कर पाया। कर लो, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, समझ में आया। तो ये करके जाना,
और अगर आप इस यहाँ तक आ गए हैं इस वीडियो को देखते देखते, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि यार सीरियस स्टूडेंट है आप। ओके, स्टूडेंट तो नहीं कहना चाहिए, एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट है आप डेफिनेटली। ओके, एंड आई थिंक आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। आगे देखो, वही लाला लाजपत राय वाला है। देखो, जो लोग ये समझते हैं, कुछ और मिथ को हम लोग क्या करते हैं, बस्ट कर देते हैं इसको, ये आगे पीछे का ही नहीं होता, और मिथ को बस्ट कर देते हैं। देखो, लिस्ट करो, क्वेश्चन नंबर 34 मॉडल पेपर में जाइए, लिस्ट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन और लिस्ट 2 फीचर्स दे रखे हैं। ओके, बाकी बात आप आराम से देख सकते हैं कि ड्यू क्या है, फॉग क्या है, मिस्ट क्या है, फ्रस्ट क्या है। आपको पता तो होना चाहिए यार, कुछ तो एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए ना, कुछ तो पढ़ा होना चाहिए। आगे देखें क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 1983। कौन सा ऐसा प्लेयर था जो वास्तव में 1983 का पार्ट नहीं था? क्या भयंकर सवाल पूछा है। आगे देखो, संगीत नाटक अकादमी रिकॉग्नाइज क्षत्रिय नृत्य एज वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, सिलेक्ट स्टेट दैट रिप्रेजेंट द ओरिजिन ऑफ द क्षत्रिय नृत्य डांस फॉर्म। एकदम ओरिजिन है, एकदम करंट से पूछा है, एकदम करंट से पूछा है, ठीक। और वास्तव में ये क्या है, ये मामला आता है अवार्ड्स के, जब जो क्लासिकल डांस में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उस समय एक इशू उठा हुआ था, और क्षत्रिय डांस तब जाकर के पूछा हुआ था। आगे देखें, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर टू सिटीजन ऑफ इंडिया द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कौन सी चीज़ हैं जो प्रीएम्बल जो कहती है वो सिक्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कहाँ सिक्योर होता है? आपको आंसर सब पता है, मैं आंसर नहीं बताने वाला एक भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग एकदम करंट की चीज़, स्टैटिक पूछता है सर, स्टैटिक नहीं पूछता, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग पूछा है, ऑब्जेक्टिव नहीं, चेयरमैन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं, किसी ईयर में हेडक्वार्टर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। गाइडिंग प्रिंसिपल है, 7 गाइडिंग प्रिंसिपल में से एक गाइडिंग प्रिंसिपल पूछा है, कौन सा नहीं है ये पूछा है, नोट लिखा हुआ है यहाँ। बात समझ में आया? आगे देखें हमारे पास, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटू। टैटू बनवाने से कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो फैल सकती हैं? देखो, ये भी वाले अंदर नहीं है, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स। तो ये वास्तव में क्या है कि जो वो वायरस ट्रांसमिटिंग डिजीज हैं, वायरस ट्रांसमिटिंग डिजीज फैल सकती हैं। तो चिकनगुनिया वो नहीं फैल पाएगा, सेकंड फैल सकता है हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स फैल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वल्नर सवाल आते हैं? नहीं, हमको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहिए था, अब लेकिन वो समय नहीं बचा है। हाँ, लेकिन सोचिए ज़रूर, इस बात को ज़रूर गंभीर रूप से सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हमें जो स्ट्रेटजी थी वो सही नहीं थी आपकी, वर्ल्ड लर्नर पर एकदम फोकस नहीं करना था। सच बात यह है कि ऐसे ऐसे भयंकर सवाल है, मैं सबके सब 20 रख नहीं सकता यहाँ पर, ठीक, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आगे देखें, सिलेक्ट द कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। G7 का मेंबर कौन नहीं है वो पूछा है, क्योंकि G7 बहुत न्यूज़ में था। USA, जापान, इंडिया, इटली, ठीक। तो ये था कुल मिलाकर के हमने आपको क्या बताया, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक, अगर ये आप यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो निश्चित रूप से आप कहाँ पहुँच गए होंगे, आप अपनी हाई पर पहुँच गए होंगे डेफिनेटली। तो ये कुल मिलाकर के हमने मिथ को बस्ट किया है। और फिर अंतिम रूप से कहूँगा, यू हैव ओनली लेस देन 30 डेज, आपके पास 30 दिन से भी कम समय का खड़े हो जाइए, मेहनत कर लीजिए, एक बार अपने अंदर जोश भर लीजिए, और फिर देखें टारगेट धड़ धड़ कैसे सेटल डाउन होते हैं आपके। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।